प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अंडरस्टैंड करा था डिफरेंट डायमेंशंस, है ना, इकोसिस्टम के क्या होता है इकोसिस्टम, ये अपन ने अंडरस्टैंड करा था। इकोसिस्टम पहले अपन ने ये समझा था कि किस तरह से एनवायरनमेंट हमको पढ़ना होता है, कि किस तरह से एटम से यूनिवर्स के बीच में एक एनवायरनमेंट सब्जेक्ट आ जाता है बीच में। दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपन ने अंडरस्टैंड करा था। फिर हमने ये समझा था कि इकोसिस्टम क्या होता है, राइट। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बायोटिक अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के होते हैं, है ना। इंटरेक्शन जो होता है कोई भी लिविंग, और जैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं वैसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है तो दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। ठीक है। तो दोनों उसके कंपोनेंट अपन ने समझे थे, बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट। ये सब अभी अपन बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल पर समझ रहे हैं। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर हर कंपोनेंट को अपन डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। फिर हमने ये समझा था कि किस तरह से इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है। इकोलॉजी का मतलब इंटर स्पेसिफिक, इनका मतलब क्या होता है ये अपन ने अंडरस्टैंड करा था, राइट। और अर्नस्ट हैकल नाम से अपन ने इसके अंदर समझा था कि इकोलॉजी के जो फाउंडिंग है, ठीक है, फाउंडर्स हैं, जो इकोलॉजी वर्ड जिसने डेराइव करा दैट इज अर्नस्ट हैकल, ठीक है। फिर हमने रामदेव मिश्रा जी के बारे में बात करी थी। मिश्रा जी अपने लोकल आदमी, ठीक है, इंडिया वाले, जो कि फादर ऑफ इकोलॉजी उनको कहते हैं अपन, राइट। फिर हमने लेवल्स ऑफ इकोलॉजी के अंदर अंडरस्टैंड करा था, और हमने जैसे आपको पहले चार्ट बनाकर बताया था, तो इंडिविजुअल इज द फर्स्ट अगर अपन यूनिट देख सकते हैं अपन इकोसिस्टम की, वहां से इकोसिस्टम स्टार्ट होता है। उससे पहले केमिस्ट्री बायोलॉजी है, उससे उसके बाद इकोसिस्टम की पहली यूनिट इंडिविजुअल से अपन ले सकते हैं। इंडिविजुअल होते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ रख दो, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल मतलब स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज एक साथ रख दो तो दैट विल बिकम द पॉपुलेशन, है ना। और बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज एक साथ रख दो तो दैट विल बिकम द कम्युनिटी, राइट। और इन सब के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, कम्युनिटीज के बीच में आपस में इंटरेक्शन होगा, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द इकोसिस्टम, और दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। और ऐसा इकोसिस्टम अगर बड़ा सारा चला गया जिसमें एक ही तरह के जीव जंतु मिल रहे हैं, राइट, अलग अलग तरह से इंटरेक्शन हो रहे हैं, पर एक तरह के ही टेम्परेचर है, एक ही तरह का अगर आप देखेंगे प्रेशर है, एक ही तरह का सब कुछ सिस्टम है, राइट। तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज योर बायोम। और बायोम को भी और बड़ा बायोम की तरफ जाए तो अपन दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर यहाँ पर एक तरह से यहाँ तक अपन आ गया। और बायोस्फीयर के ऊपर जाएंगे तो फिर अपन देखेंगे, फिर प्लेनेट आ जाएगा, प्लेनेट के बाद फिर एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट हो जाती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। स्पीसीज के बारे में समझा था, वो स्पीसीज का एक कुछ होता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, जैसे जो कि क्या कर सकती है, जो कि एक तरह से ब्रीडिंग कर सकती है, इंटरब्रीडिंग कर सकती है। टिग्लॉन इज नॉट ए स्पीसीज बिकॉज इट कैन नॉट इंटरब्रीड, राइट। दो अलग अलग स्पीसीज जब भी ब्रीड करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होगी वो स्पीसी नहीं कहलाएगी, बिकॉज उसके पास ब्रीडिंग करने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो टिग्लॉन के फादर जो है दैट इज टाइगर, एंड मदर जो है दैट इज लॉयनेस, लॉयनेस। तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण वो बेचारा टिग्लॉन आगे अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता, राइट। इसलिए टिग्लॉन को हम स्पीसीज के कैटेगरी में नहीं डाल रहे हैं। इस तरह से अपन ने समझा था। और म्यूल के साथ भी इसी तरह का चीज है। हॉर्स और मंकी का, हॉर्स और डंकी का, सॉरी, हॉर्स और डंकी की मीटिंग जब हो रही है तो अपन को एक तरह से म्यूल मिल रहा है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हमको इसके अंदर पढ़ना है, राइट। तो स्पीसीज का मतलब समझ गए। अब टाइप्स ऑफ स्पीसीज अपन आज की क्लास के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, और टाइप्स ऑफ स्पीसीज के अंदर पहला जो अपन अंडरस्टैंड करेंगे दैट इज नोन एज की स्टोन स्पीसी, की स्टोन स्पीसी, ठीक है। स्पीसीज हमने समझ लिया व्हाट इज स्पीसीज, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस, राइट। अब की स्टोन स्पीसीज अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर। अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। सभी बच्चे ध्यान से सुने। दो बातें, एक तो भैया अभी से शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बाद में फिर तुम कहोगे कि सर हमारे शॉर्ट नोट्स नहीं बने, रिविजन नहीं हो रहा, है ना। लेक्चर के अंदर शॉर्ट नोट्स बनते रहेंगे तो दैट इज वेरी मतलब इजी हो जाएगा, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। और दूसरा, हमको शीट सॉल्व करनी है। और तीसरा, आपका वीकली टेस्ट अभी आ रहा है, और वीकली टेस्ट के अंदर एनवायरमेंट और आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा, राइट। एनवायरमेंट और जितना भी एनवायरमेंट पढ़ लेते हैं हम, और मॉडर्न हिस्ट्री। और ये टेस्ट जो होगा दैट विल बी ऑन संडे, संडे। और सभी बच्चों को ये टेस्ट देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सभी बच्चे टेस्ट दें, है ना। कई लोग हैं जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो सिर्फ ऐसा कर सकते हैं अपन, टेस्ट को अपन दो पार्ट में कर सकते हैं। जो एनवायरमेंट, तो कम से कम एनवायरमेंट के तो तुम डेली टेस्ट देते रहो, ठीक है। तो उसके अंदर आधे टेस्ट आप दे देना, ठीक है। जैसे मान लो अगर 50 क्वेश्चन हुए तो 25 क्वेश्चन का टेस्ट दे देना, अगर 100 क्वेश्चन हुए तो 50 क्वेश्चन का टेस्ट दे देना। मैं एक साथ एनवायरमेंट का रख दूंगा एक साथ। तो सभी बच्चों को, ऐसा किसी को भी नहीं सोचना है कि हमको टेस्ट नहीं देना है, सभी बच्चों को टेस्ट देना। उसमें करंट अफेयर्स भी अपन रख लेते हैं। अब तो अपनी करंट अफेयर्स की क्लास भी स्टार्ट हो गई है, राइट। तो 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के 1 से लेकर 20 तक का अपन इसके अंदर रख लेते हैं ये, और इसके अंदर ऐड कर लेना 1 से लेकर 20 तक। तो मैं आपको एक बढ़िया सा टेस्ट बना कर दूंगा, उसको सभी बच्चों को सॉल्व करना है, राइट। वेदर किसी ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी है, किसी ने एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ, कोई भी बच्चा अपना बैकलॉग क्रिएट नहीं करेगा एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। चलो, की स्टोन स्पीसीज कैसे समझो। की स्टोन स्पीसीज को अपन कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक इस तरह का आर्क फॉर्म का समझो, आर्क फॉर्म का एक स्ट्रक्चर है ना, डोम शेप्ड, ऐसा समझ लो, राइट।
ये ब्रिक 1 है, ये ब्रिक 2 है, या ये ब्रिक 3 है, ये ब्रिक 4 है, ब्रिक 5 है, ब्रिक 6 है, ब्रिक 7, ब्रिक 8 और ब्रिक 9, है ना। अब इस पे सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिक कौन सी लग रही है आपको? ये आर्क इस तरह से बना हुआ है यार, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिक कौन सी लग रही है? एनीबडी इन द क्लास बताओ। जिससे कि स्ट्रक्चर टिका हुआ है, जिससे कि स्ट्रक्चर टिका हुआ है, उसके बिना ये स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा ना। मतलब अगर हम देखें तो ये 5th नंबर की जो है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हटा दिया ना तो फिर आप देखो इसका क्या हालत होगा। अच्छा 9 को हटा दिया तो भी चलेगा, 8 को हटा दिया तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ से इसको हटा दिया तो भी चलेगा, स्ट्रक्चर तो बना रहेगा, पर ये डोम शेप स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाएगा जब ये जो होगा 5th वाला जो होगा, जब आप इसको निकाल देंगे तो दिस 5th इज नोन एज की स्टोन। इसको हम, इस स्टोन को, इस ब्रिक को हम की स्टोन बोलते हैं। इसके बिना काम नहीं चलेगा साहब। अगर ये हटा दिया तो पूरा का पूरा धाराशाही हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। अब हम की स्टोन को तो समझ गए। की स्टोन स्पीसी का मतलब कोई ऐसी स्पीसी जिसके बिना काम नहीं चलेगा, उसको अगर हटा दिया इकोसिस्टम से तो फिर पूरा इकोसिस्टम, वो वाला इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। उसका एक डिसप्रोपोर्शनेटली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डिसप्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट पड़ेगा उसके नेचुरल एनवायरनमेंट के, उस इकोसिस्टम के नेचुरल एनवायरनमेंट के। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो एक ऐसी स्पीसीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक इकोसिस्टम के लिए, दैट इज नोन एज कीस्टोन स्पीसीज। बिना उसके काम नहीं चलता है। अगर उस स्पीसी को हटा दिया तो धीरे 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 वो जो पूरा इकोसिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। दैट इज नोन एज, जैसे इस पत्थर को हटा दिया तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, राइट। तो कीस्टोन स्पीसीज के बारे में हम इसके अंदर बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक आदमी खड़ा था, ऐसे समझो ये पत्थर हटा दिया कीस्टोन स्पीसीज, ये सारे पत्थर इसके ऊपर गिर गए, तो इसको दर्द होगा ना, पेन होगा ना, इसको पेन, राइट। तो की स्टोन को हटा देंगे तो पेन होगा, राइट। की स्टोन की अगर इकोसिस्टम से हटा देंगे तो पेन होगा। दैट्स व्हाई की स्टोन स्पीसीज के जो फाउंडर है, ठीक है, अगर जो इस कॉन्सेप्ट के जो फाउंडर है, दैट इज रॉबर्ट टी पेन। इन्होंने ऐसे ही करा था, है ना। नीचे खड़े थे, उन्होंने की स्टोन हटा लिया, सर पे पड़ गए सारे स्टोन, तो उनको पेन हुआ। तो इस तरह से आपको ये पेन याद रखना है कि स्टोन स्पीसीज विच हैज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट रिलेटेड टू इट्स अबंडेंस। है तो ये बहुत कम, मतलब एक ही पत्थर है, एक पत्थर के हटाने से पूरे के पूरे पत्थर गिर गए। एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस इन 1969 बाय द जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट टी पेन, राइट। जैसे अपन ने हैकल को याद करा था, इकोलॉजी बोलते हुए घबरा रहा था क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड था, वैसे कीस्टोन स्पीसीज का पेन से अपन को इस तरह से याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। इज वन दैट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर एंड बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम एंड इट्स रिमूवल कैन लीड टू द सिग्निफिकेंट चेंज और द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब हम बहुत सारी कीस्टोन स्पीसीज यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। और कीस्टोन स्पीसीज को पढ़ने का रीजन ये है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इनसे से पूछे जाते हैं। देखो, यूपीएससी को प्रेडिक्ट करने का तरीका ये है कि कीस्टोन स्पीसीज हो गई, इंडिकेटर स्पीसीज हो गई, इन्वेजिव स्पीसीज हो गई, राइट। इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो कि न्यूज में भी होते हैं, कुछ एग्जांपल होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसका बोले कीस्टोन स्पीसीज का क्या एग्जांपल होगा, तो सी ऑटर आपके दिमाग में पहले सबसे पहले आना चाहिए। तो उसके ऊपर यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वो न्यूज में हो चाहे नहीं हो, ठीक है। इन्वेजिव स्पीसीज का गैम्बूशिया एफिनिस जो अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, करंट अफेयर्स में भी है, वो पूछ लिया गया इस बार पंजाब के अंदर, पिछली बार पढ़ाया था, ठीक है। तो हमको, आप ये इन स्पीसीज को पढ़ाने का इसका कॉन्सेप्ट से ज्यादा इनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो एक एक करके इनके एग्जाम्पल समझते हैं। एक हम सी ऑटर का एग्जाम्पल इसके अंदर समझते हैं, सी ऑटर, राइट। तो सी ऑटर इस तरह का प्राणी है, ये जो प्राणी है ना, दैट इज नोन एज सी ऑटर। इसको और थोड़ा सा हम दिखाएं तो ये सी ऑटर, ठीक है। सी ऑटर जो है ये क्या करता है, ये जो अगर आप समुद्र के अंदर एक गहराई के अंदर जाओगे तो गहराई के अंदर एक तरह का फॉरेस्ट मिलता है समुद्र की गहराई के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह का फॉरेस्ट, दैट इज नोन एज कैल्प फॉरेस्ट। इसको कैल्प फॉरेस्ट बोलते हैं। इसका अलग अपना खुद का एक डायमेंशन होता है, मतलब खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कैल्प फॉरेस्ट की, है ना। कोई ऐसे बड़े बड़े ट्री तो बरगद के पेड़ तो नहीं मिलेंगे समुद्र के अंदर, छोटे मोटे ग्रासेस इस तरह के, है ना, ये सारे पेड़ यहाँ पर मिलते हैं, राइट। अब सी ऑटर जो होता है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक प्रीडेटर होता है, ठीक है, इट इज ए प्रीडेटर। देखिए यहाँ पर, अब हम देखेंगे कैल्प फॉरेस्ट विद सी ऑटर, ठीक है। सी ऑटर फॉरगिंग हेल्प्स कीप ऑर्चिन पॉपुलेशन इन चेक, ठीक है। जो ऑर्चिन जो होता है, एक और प्राणी है ऑर्चिन, उसकी पॉपुलेशन को चेक करता है, कंट्रोल करता है। और इसके कारण अगर इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई ना तो पूरा फॉरेस्ट खराब हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर टाइगर को हम हटा दें जीवन में से, तो बहुत सारे हर्बीवोरस की जो होगी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कि आपका रहना मुश्किल हो जाए, आपके घरों में आके हर्बीवोरस रहेंगे, डियर वियर आपके घरों में आके रहेंगे। उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए टाइगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बोलते हैं कि टाइगर बचाओ, है ना। ऐसा टाइगर से कोई प्रेम नहीं है, हमको अपने इकोसिस्टम से प्रेम है, इसलिए बोलते हैं, बताएंगे भी। टॉप प्रीडेटर होता है। तो यहाँ का टॉप प्रीडेटर, एपेक्स प्रीडेटर जो होता है,
जो कि ऑर्चिन नाम की जो प्राणी है उसको खाता है, राइट, दैट इज व्हाट, दैट इज द सी ऑटर। ठीक है, जिससे कि क्या है, जिससे कि और जो है पूरा का पूरा सिस्टम बना रहा है, राइट। तो की स्टोन स्पीसीज प्ले क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग डाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, दैट इज सी वाटर, हेल्प्स कीप ऑर्चिन पॉपुलेशन इन चेक, ये ऑर्चिन की पॉपुलेशन को चेक करके रखता है, राइट। तो ये सी वाटर है, ये ऑर्चिन है, राइट। ये अगर डेवलप होते रहेंगे तो ये एक तरह से बहुत तगड़ी तरह से फैलते हैं, और इतना फैलेंगे कि और लोगों को और फॉरेस्ट के और जो प्लांट्स होंगे उनको उगने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसको हटाना जरूरी है, इसकी सफाई करना जरूरी है, इसको कंट्रोल, इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखना जरूरी है, और सी ऑर्चिन वो काम करता है इसके अंदर, राइट। तो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखो सी ऑटर इसके अंदर ये काम करता है। तो सी ऑटर फीड ऑन सी ऑर्चिन विच कंज्यूम्स कैल्प, जो कि ये अगर नहीं, इसको नहीं खाएगा ना, तो देखो ऑर्चिन्स जो होते हैं वो खाते हैं कैल्प को। अगर ये ऑर्चिन्स ज्यादा हो गए तो कैल्प तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, फॉरेस्ट नहीं रहेगा, और फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो पूरा इकोसिस्टम चला जाएगा। वहां पे फॉरेस्ट के अंदर जो सी के अंदर जो फॉरेस्ट होता है उसको कैल्प फॉरेस्ट बोलते हैं। अगर कैल्प फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो वहां पर उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है कैल्प फॉरेस्ट के ऊपर, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अभी ऑर्चिन का काम ये है, ये खा रहा है इसको, कैल्प को, ऐसे तो खा जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑर्चिन पैदा हो गए, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन हो जाती है इनकी, ठीक है, तो ये कैल्प फॉरेस्ट को पूरा का पूरा खा जाएगा। तो इसको खाने वाला कोई होना चाहिए, इसको खाने वाला सी ऑटर है। सी ऑटर बोलेगा भाई मैं तेरे को कैल्प को नहीं खाने दूंगा, मैं तेरे को खा जाऊंगा। तो सी ऑटर इज ईटिंग ऑर्चिन्स, जिससे कि कैल्प फॉरेस्ट बचा रह जाए। अगर इस सी ऑटर को हटा दो ना तो ये दबंग बन जाएंगे, ये दबंग, और ये दबंग ही दिखाएंगे, अपने सारे के सारे फॉरेस्ट को खा जाएंगे, और सारे फॉरेस्ट को खा जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा फिर जीवन में वहां के इकोसिस्टम पर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर आपको इसके अंदर समझना है, राइट। तो सी ऑटर फीड ऑन द सी ऑर्चिन्स व्हिच कंज्यूम्स kelp by controlling sea orchin population. Sea otters protect kelp forest which serves as a habitat for the various marine species. ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट है इसको बचाने के लिए ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दिस इज सी ऑटर, ये क्या करता है, इसका काम ये है कि उर्चिन्स को खा लेता है। और उर्चिन्स क्यों खतरनाक है, क्योंकि ये फॉरेस्ट को खा रहे हैं, ये फॉरेस्ट को खा रहे हैं, इससे खाते इससे पहले इसने खा लिया इसको। अगर सी ऑटर को यहां से हटा देंगे तो यहां पर हम देखेंगे उर्चिन्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑर्चिन्स का नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा तो इससे कैल्प फॉरेस्ट पूरा खत्म हो जाएगा, और इसके ऊपर जो मैराइन जो भी हैबिटाट है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीस्टोन स्पीसी। तो इट फाउंड along the coast of the Pacific Ocean in the North America and the Asia. ठीक है, इट spend most of its time in the water but in some locations come ashore to sleep or the rest. कभी कभार वहां पर किनारे पे आके सोने लग जाता है ना, रेस्ट करने के लिए, ये सब चीजें। फिर उसको बोलेगा भाई जग जग जग, उर्चिन्स ने आतंक मचा रखा है, फिर ही जाएगा और उर्चिन्स को खा जाएगा, कैल्प फॉरेस्ट को बचा लेगा। हैव वेब्ड फीट, वाटर रिपेलेंट फर्स, है ना, इसके देखो कितने सारे फर्स अपन को दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, वाटर रिपेलेंट फर्स हैं, ठीक, टू कीप देम ड्राई एंड द वार्म। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और इसके नॉस्ट्रिल्स देख लो, राइट, ये सब चीजें कभी कभार पूछ लेते हैं लोग। ठीक है, ईयर्स है, नॉस्ट्रिल्स है, राइट। और ये जो नॉस्ट्रिल्स और ईयर है ना, जब वो पानी के अंदर रहता है ना तब ये बंद कर लेता है अपने, जिससे नाक में पानी नहीं चल जाए, कान में पानी नहीं चल जाए, इस तरह से, और फिर भी ये जीवित रह पाएगा। ठीक है, तो हैव वेब्ड फीट, वाटर रिपेलेंट फर्स टू कीप देम ड्राई, ये एडेप्टेशन इसके, एंड नॉस्ट्रिल्स एंड ईयर दैट क्लोजेस इन वाटर। They generally eat food equal to about a quarter of their body weight daily as they prowl kelp forest and sea grass bed. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक आपको इसके अंदर सी ऑटर के अंदर याद रखें। की स्टोन स्पीसीज का मतलब समझ में आ गया कि उस की स्टोन को अगर हटा दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज, उनका नंबर इतना ज्यादा नहीं होता बट वो उनका डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट होगा, अगर उनको हटा दोगे तो अब नेगेटिव इफेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन करो सॉल्व। और सभी बच्चों को लाइव क्लास में आना है ना, कम से कम इस क्लास का बैकलॉग क्रिएट मत करना प्लीज। इसमें एक अपना एक तरह से आप प्रॉमिस करें खुद से कि हम बैकलॉग क्रिएट नहीं करेंगे, लाइव क्लास अटेंड करेंगे और लाइव क्लास में इसको खत्म कर देंगे। बहुत इजीली पढ़ाऊंगा मैं, बहुत स्टाइल से पढ़ाऊंगा, जो आपको बिल्कुल लोड नहीं आएगा दिमाग पर। सभी बच्चे आंसर लिखें। क्या बताइए, इट कैन बी एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, कोई भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि प्लांट ही हो, जरूरी नहीं है कि एनिमल ही हो, राइट। कीस्टोन स्पीसीज मेंटेन द लोकल बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, इन्फ्लुएंसिंग द अबंडेंस एंड टाइप ऑफ अदर स्पीसीज इन द
हैबिटाट, राइट, उसको इन्फ्लुएंस करके कि भाई कोई दूसरी स्पीसी ज्यादा हो जाएगी तो दूसरों को जीने नहीं देंगे, तो एक चेक एंड बैलेंस कर रहा है, कंट्रोल करके रख रहा है, राइट। सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज, स्पीसीज दैट हैज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इंपैक्ट ऑन इट्स इकोसिस्टम। ठीक है, अगर इसको हटा डाला तो फिर लफड़ा हो जाएगा, राइट। लफड़ा क्या हो जाएगा, कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बन जाएगा जिससे कि क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सिस्टम ही, इकोसिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। 14th करो, सोच के करना इसको थोड़ा। जस्ट गिव मी मिनट। Sorry. So consider following statements: sea otters in the kelp forest. Sea otter indirectly enhance carbon sequestration. Sequestration, right? क्या होता है ये, करेक्ट है, राइट। आई होप दिस इज करेक्ट। देखते हैं आपने क्या आंसर लगाया इसका। ए इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं। सी ऑटर्स डायरेक्टली फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक कार्बन, नो, है ना, खुद अपना एटमॉस्फेरिक कार्बन फिक्स नहीं करता है। कैल फॉरेस्ट स्टोर मोर कार्बन व्हेन सी ऑटर्स आर प्रेजेंट। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो, सी ऑटर जो होगा ना वो कैल फॉरेस्ट को खत्म होने से बचा लेगा, तो खत्म होने से बचा लेगा। और कैल फॉरेस्ट जो होता है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है ना, कोई भी फॉरेस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कोई प्लांट होगा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेगा, राइट। तो इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। ए करेक्ट आंसर इसका। किसी को डाउट है इसके अंदर? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? ये करिए। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस रिलेटिव टू अबंडेंस। होते कम है बट डिस्प्रोपोर्शनेट इकोलॉजिकल इंपैक्ट यहाँ पर डालते हैं, राइट। चलिए, दूसरा कीस्टोन स्पीसी जो अपन को समझ में आना चाहिए वो है बीवर्स। ठीक है, बीवर्स एक अलग तरह का जानवर है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंजीनियर। जैसे खाने वाने और इसके अंदर फूड वेब को कंट्रोल करने के काम में नहीं आता है। ठीक है, ये एक इंजीनियर है।
ये इंजीनियरिंग कर देता है, राइट। और ये क्या होता है, ये एक तरह से सिविल इंजीनियर है, ये डैम बनाता है, ठीक है। तो डैम बनाता है, क्रिएट वेटलैंड्स, जहां पर मान लो यहाँ पर सूखा है तो यहाँ पे वेटलैंड क्रिएट कर देगा। देखो डैम का क्या फंक्शन होता है, एक फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है, यहाँ पर बहुत तगड़ा पानी बह रहा है, अगर ये पानी बहता हुआ निकल जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं आया, यहाँ पर पानी नहीं आया, यहाँ पर पानी नहीं आया, राइट। ऐसे फ्लो होता हुआ निकल गया, तो इस पानी को रोके, थोड़ा सा रुकेगा तो हो सकता है पानी इधर निकल जाए, कुछ पानी इधर निकल जाए, और आसपास के एरिया के अंदर भी क्या हो, एक एरिया के अंदर भी पानी आ जाए, तो आसपास का एरिया वेटलैंड बन जाएगा। अब ये क्या करते हैं, बीवर्स क्या करते हैं कि फ्रेश इको वाटर सिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर ये पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर ये इस तरह की चीजें कर देते हैं। कहीं पानी बह रहा हो रहा है बहुत तेज, तो ये भाई अपने आप डैम बना देगा, एक इंजीनियर की तरह डैम, जैसे इंजीनियर डैम बनाता है वैसे ये बना देता है ना। और अगर ये डैम नहीं बनाया तो यहाँ तक पानी नहीं पहुंचता, इन सब जगहों पर पानी नहीं पहुंचता, और सब जगहों पर पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर यहाँ पे वेटलैंड इकोसिस्टम नहीं डेवलप हो पाता। अब यहाँ पे पूरा का पूरा एक वेटलैंड इकोसिस्टम ही डेवलप कर देता है, और इसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी के जीव जंतु यहाँ पर मिलने लग जाते हैं। वेटलैंड इकोसिस्टम में तो वैसे ही बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, बिकॉज इकोटोन के कारण, वो अभी आगे चलकर अपन समझाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये एक ऐसा मतलब एनिमल है दैट बिल्ड डैम्स क्रिएटिंग वेटलैंड्स दैट सपोर्ट डाइवर्स स्पीसीज सच एज फिश, amphibians and birds. Without beavers, wetland ecosystem deteriorated, resulting in habitat loss and reduced biodiversity. ठीक है, तो कुछ इस तरह का है, देखो ये आप इसके अंदर देखना किस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पर डैम बना दिया इसने मैंने, राइट। ऐसे खूब सारी लकड़ी लेकर आता है, इकट्ठी करता है, और पूरा का पूरा इंजीनियर की तरह, इंजीनियर भी ऐसा डैम ना बना सके, इस तरह से इकट्ठी करके लकड़ियों का डैम बना देता है। अब पानी फ्लो हो रहा है बहुत तेज, तो पानी का ये इधर उधर पानी जाएगा, ठीक है। डैम बनाने के कारण डैम का ये होता है कि डैम पानी को कंट्रोल करे, और कंट्रोल करके जो है दूसरे एरियाज के अंदर जहां पर पानी नहीं होता वहां पर ये भेजे। इसी तरह का ये भी करता है, इसका शौक है। क्यों करता है ये, भाई मेरा शौक है, ठीक है, डैम बनाना मेरा शौक है, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ बीवर्स पॉन्ड्स इंक्रीज हैबिटेट डाइवर्सिटी, स्लो मूविंग और स्टिल वाटर क्रिएट बाय द डैम सपोर्ट्स एम्फीबियंस, फिश, एक्वेटिक इंसेक्ट। नहीं तो पहले तो पानी इतनी तेज जाता था कि उसको पता ही नहीं चलता था, ठीक है। फिश भी बोलती थी अरे भाई रुक जा, मैं उसके साथ साथ उड़ जाती थी। अब बिल्कुल इजीली यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, यहाँ पे जानवर रह सकते हैं, यहाँ पे एम्फीबियंस रह सकते हैं, राइट। यहाँ पे कोई पानी पी सकता है ना, जानवर आकर, राइट, इस तरह से। Birds and aquatic plants that cannot survive in the fast flowing streams. Many species depend directly or indirectly on the beavers created wetlands for breeding and the feeding. तो सब इसको थैंक्स बोलते हैं, यार भाई थैंक यू भाई, तू नहीं होता तो तू डैम नहीं बनता, और डैम नहीं होता तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, राइट, हम लोग जिंदा नहीं रह पाते, राइट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। तो देखो कैसी कैसी प्रकृति के अंदर चीजें हैं, राइट। तो बीवर्स डैम्स आल्सो इन्फ्लुएंस हाइड्रोलॉजी एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स, है ना। दे ट्रैप सेडिमेंट्स, अगर मान लो सेडिमेंट्स इतनी फ्लो ऑफ वाटर के साथ बह जाते तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर पानी आ रहा है तो उसके साथ सेडिमेंट्स भी आ रहे हैं, तो सेडिमेंट्स इकट्ठी होंगे तो फर्टिलिटी ऑफ लैंड विल बी देयर, ठीक है। अब पानी इतनी तेज बहेगा तो सॉइल इरोजन भी करेगा, पानी का आधा फ्लो इधर हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डैम, तो यहाँ पर सॉइल इरोजन को भी रोक रहा है। तो बहुत सारे ऐसे काम करता है, एक डैम बनाने से बहुत सारी चीजें हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट इन द पॉन्ड्स, ठीक है, एनहांसिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स, है ना। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे तो बहुत सारे जीव जंतु पैदा हो जाएंगे, एक पूरा का पूरा प्रोडक्टिविटी इसका बढ़ जाएगा, पूरा बायोमास का बढ़ जाएगा, राइट। इसमें बहुत सारे जीव जंतु पैदा हो जाएंगे। दिस इंप्रूव्स ओवरऑल हेल्थ एंड रेजिलियंस ऑफ द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इसलिए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऐसे एनिमल जो होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दैट आर एवरग्रीन क्वेश्चंस इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, कभी भी उठाकर ये पूछ लेंगे क्वेश्चन, राइट। चलो अब इसके अंदर हम देख लें, बीवर्स आर सेमी एक्वेटिक एम्फीबियन रोडेंट्स, ठीक है, ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर मिलते हैं, ये देख लो इसके अंदर मैप के अंदर, एक तो ये अमेरिका के अंदर मिलते हैं, दिस इज नोन एज अमेरिकन बीवर्स, ठीक है, और एक यहाँ पर मिलता है, राइट, ठीक है। और छोटे छोटे मोटे एरियाज के अंदर इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं यूरेशियन, यूरोप और एशिया के बीच में यूरेशियन, ठीक है, इस तरह से मिलते हैं, दैट इज लीस्ट कंसर्न। आई होप दिस इज क्लियर। इन दोनों का एवोल्यूशन स्टेटस लीस्ट कंसर्न होता है। अब क्यों होता है ये समझो, ये ना, ये सब लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, भाई कहाँ जा रहा है भाई, डैम बना रहा है, ये लकड़ियों उठा रहा है, दूसरों के लिए डैम बना रहा है ना। परोपकारी आदमी का सब मजाक उड़ाते थे, मजाक उड़ाते हैं, जैसे बुद्धा का भी मजाक उड़ाते थे, महावीर जैन का भी मजाक उड़ाते थे पहले वो, है ना। तो इनका भी मजाक उड़ा रहे हैं, क्या समाज सेवा में लगा हुआ है भाई, अपने परिवार को संभाल, तो बोलता नहीं नहीं मेरे को तो डैम बनाना है, ठीक है। तो ये इनकी बातों से लीस्ट कंसर्न रहता था, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, ये बोलता था आई एम लीस्ट कंसर्न, इसीलिए तो बना पा रहा है, नहीं तो लोगों की बातें सुनने लग जाता तो बेचारा डिप्रेशन में आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अमेरिकन बीवर और ये यूरेशियन बीवर, क्योंकि डैम बनाता है तो अगर दूसरों की बातें सुनेगा डैम नहीं बन पाएगा, इसलिए लीस्ट कंसर्न रहता है। इस तरह से हमको याद करना है, बिकॉज बहुत सारे एनिमल्स अपन को याद करने हैं बच्चों, बहुत सारे प्लांट्स अपन को याद करना है जिसके आयुष्य के डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस होंगे, है ना। अगर आप देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रूल्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो वो सब चीजें अपन को देखनी है। दैट्स वाई अभी से याद करना सीखो, ट्रिक्स बनाकर सब कुछ अपने दिमाग में होना चाहिए, राइट। करिए क्वेश्चन सॉल्व।
और इसका ज्यादा लोड नहीं लेना है, लोड लो तो मॉडर्न हिस्ट्री का लो, राइट। इसमें कुछ नहीं करना है अपन को, बस 1 घंटे का क्लास लेना है और बिल्कुल मस्ती से पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है बस बैठकर, शीट सॉल्व कर देना, वो भी मजे मजे में कर देना। एक सब्जेक्ट का लोड लो, एक को बिल्कुल इजी चलने दो, ऐसा करो, ऐसे मतलब ऐसा पैटर्न बनाकर मैं आपको दे रहा हूँ उसके अंदर। कोई बुक को मत उठाना, सारा सब कुछ मैं यहाँ से कवर करा दूंगा, नो नीड टू मतलब कोई भी और सोर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा, करके देख लेना, ठीक है। और शंकर आइस तो बिल्कुल मत उठा लेना, है ना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स बुक है सब कुछ शंकर आइस का, और सारी चीजों से लेकर न्यूज़पेपर्स सब कुछ इसके अंदर है, अल्टीमेटली सॉल्यूशन यही है आपका। पर बड़ा कॉम्प्लेक्स बुक है, जैसे वेद है ना, वेद इज वेरी कॉम्प्लेक्स, पर वेद के अंदर सब कुछ है, वैसे ही शंकर आईएएस की बुक है, राइट। तो वेद को हमको सिंपल लैंग्वेज में करना पड़ता है, दैट इज नोन एज ब्राह्मणास। ब्राह्मणास मतलब सिंपल लैंग्वेज में करे हुए टेक्स्ट, उसको ब्राह्मणास बोलते हैं, राइट। तो वो मैं आपको करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस बीवर्स सिग्निफिकेंटली, तो ए विल बी करेक्ट आंसर, इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस क्वेश्चन। 17 करो, जल्दी से कर लो, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लोगे तो। ये क्वेश्चन बड़ा हार्ड हो सकता था आपको अगर पहली बार कर रहे होते तो, ये एनिमली आपने पहली बार पढ़ा होगा शायद। दे आर नोन एज इकोलॉजिकल इंजीनियर्स आल्सो। Beavers are classified as keystone species in the freshwater ecosystem. That is correct. Ecological role of beavers is limited to the food web interaction. No, फूड वेब इंट्रैक्शन, ये तो इकोलॉजिकल इंजीनियर है ना, वैसा नहीं कि भाई ये सबको खा जाता है इसलिए सब बच जाते हैं, राइट, इस तरह से। चलो, अब एक मडागास्कर में एक ट्री मिलता है जिसको बोलते हैं बाओबाब ट्री, बाओबाब ट्री मिलता है, ठीक है। और इसको अगर आप देखोगे तो इस तरह का ये ट्री है। अब ऐसा लग रहा है ना कि एक पेड़ था, पेड़ को उल्टा कर दिया, ये इसकी जड़ें हैं और ये इसका स्टेम है और यहाँ पे कहीं पेड़ होगा, राइट, ऐसा लग रहा है। इसको इन्वर्टेड ट्री भी बोलते हैं। बट इसका ट्रंक आप देखो, ट्रंक, दैट ट्रंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस ट्रंक में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो उस इसके अंदर बहुत सारा एक तरह से पानी भरा हुआ है, और ये पानी जो है ना, दैट आर यूज्ड बाय द एनिमल्स। इसको अगर तुम थोड़ा सा इसको प्रिक करोगे तो इसके अंदर से पानी निकलेगा, तो चौंच मारते हैं एनिमल और उसके अंदर से पानी पी लेते हैं। इन टाइम जहां पर बहुत सारा मतलब अगर मान लो ड्रॉट की कंडीशन है, तो ये भाई अपना खड़ा रहता है जिसके ट्रंक में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो मेरे पेट में पानी है, पेट में छेद करके पानी पी लो, राइट, इस तरह से कहता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस ट्री इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट की स्टोन स्पीसी। अगर इसको हटा दो तो जब पानी की कमी होगी तो फिर क्या करोगे। प्लस इसके अंदर है ना एक तरह से एक न्यूट्रिएंट्स टाइप का कुछ फ्रूट ये जनरेट करता है, जिसको बोलते हैं मंकी ब्रेड। मंकी ब्रेड, और ये हमेशा करता है, ये मंकी ब्रेड हमेशा करता है, जिसके अंदर बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच फ्रूट होता है। अगर एनिमल को कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि ड्रॉट के टाइम पर अफ्रीका के अंदर ड्रॉट्स बहुत सारे आते हैं, ड्रॉट के टाइम पर क्या होता है कि कुछ भी नहीं मिलता खाने को, तो इसका इसका ये लेकर अपन खा सकते हैं, मतलब एनिमल्स खा सकते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स, इवन एलिफेंट भी ये खाता है मंकी ब्रेड, है ना। तो इसका इसका जो फ्रूट होता है ना, वो बहुत न्यूट्रिएंट रिच होता है, और उसको मंकी ब्रेड बोलते हैं, और उसको सब खाते हैं। अब ये नहीं हो तो बहुत सारे लोग जो होंगे मर जाएंगे भूखे, बहुत सारे लोग होंगे प्यास से मर जाएंगे। तो भूख और प्यास से बचाने वाला अपना बाओबाब ट्री मडागास्कर के अंदर मिलते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो इन ट्रीज को याद रखना है अपन को। सी ऑटर अपन ने पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने सी ऑटर के बाद बीवर्स पढ़ा, बीवर्स के बाद तीसरा अपन बाओबाब ट्री इसके अंदर समझ रहे हैं, राइट। मडागास्कर अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये मिलता है, और न्यूज में भी ये रहता है ना, ये इंडियन एक्सप्रेस की क्लिप है। तो सोर्स ऑफ फूड अगर हम देखेंगे, बाओबाब ट्री प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट रिच फ्रूट्स निकनेम्ड मंकी ब्रेड which are consumed by the animals like the baboons, ठीक है, elephants, birds as well as by the humans. Its seeds, leaves, barks are also used as a food source. इसको इसके हर चीज इसके अंदर, मतलब भूख और प्यास से अगर आपको छुटकारा पाना है तो बाओबाब ट्री आपके पास होना चाहिए। वाटर स्टोरेज इसके अंदर बहुत, इसको ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, है ना। आदमी की भूख और प्यास को शांत करता है, बिकॉज मतलब इंसानों की भी, इंसान भी खा सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है, ठीक है। मंकी ब्रेड ऐसा होता है, देखो उसको अगर आप हटाओगे तो उसके अंदर से एक मतलब ऐसा छोटा सा होता है ना, छोटा सा इस तरह से होता है, इसके अंदर एक है ना फ्रूट सा होता है, उसको अगर आप खोलोगे, उसके ऊपर जो परत होती है उसको खोलोगे तो उसके अंदर से निकलता है ग्रीन ग्रीन कलर का, उसको खा सकते हैं फिर। स्टोर 1000 ऑफ लीटर ऑफ वाटर, देखो ना 1000 लीटर ऑफ वाटर इसके अंदर रहता है, राइट। दिस वाटर बिकम ए लाइफ सेवर फॉर द एनिमल्स एंड द ह्यूमन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। और ऐसा यूं करो तो पानी निकल रहा है नल की तरह। होलो ट्रंक ऑफ बोआब प्रोवाइड शेल्टर फॉर द बर्ड्स, ठीक है। अब इसका ट्रंक जो होता है वो होलो ट्रंक है, राइट, आराम से इसके अंदर आप छेद करके रह सकते हो, राइट। बर्ड्स सच एज हॉर्नबिल एंड ओल यूज बोआब फॉर द नेस्टिंग। यहाँ पर ये क्या करते हैं, आराम से इसके अंदर बहुत सॉफ्ट होता है, इसके अंदर आराम से छेद कर दो और अपने बच्चे को यहाँ पे रखो, आराम से नेस्टिंग करो इधर, कोई दिक्कत नहीं, घोंसले बना लो,
बच्चे बच्चे, यहाँ पर एक बच्चा, ये एक फैमिली, एक फैमिली, एक फैमिली, इस तरह से छेद कर करके फैमिली बना रखी, अपार्टमेंट्स, राइट। पानी हो तो पानी वहीं से पी लो फिर, राइट। तो बिकॉज फूड अवेलेबिलिटी इन सवाना इकोसिस्टम इज हाईली सीजनल, फूड अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है सीजन, द बॉब कंटिन्यूस प्रोविजनिंग प्लेज ए स्टेबलाइजिंग रोल इन द फूड वेब, अदरवाइज दिक्कत हो जाए, लोग भूख से मरने लग जाए, एनिमल्स, ये बबून्स वबून्स, इनके लिए बहुत लाइफ सेवर का काम करता है। तो इसको हटा दो ना तो सवाना इकोसिस्टम नहीं बचेगा, इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको अपसाइड डाउन ट्री भी बोलते हैं, देखो बाव ट्री आल्सो नोन एज अपसाइड डाउन ट्री, बिकॉज कल देखने में ऐसा लग रहा है ना कि उल्टा कर दिया किसी ट्री को, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। इट इज प्री हिस्टोरिक स्पीसीज, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से स्पीसी है, बहुत पुरानी स्पीसी, बहुत पुरानी ऐसी स्पीसी जो कि फ्रूट जनरेट कर रही है, एंजियो जो है इस पर, वो वाली ये है स्पीसी which predates both mankind's and splitting of the continents over 200 million year ago। इसने सब कुछ देखा है, कॉन्टिनेंट का स्प्लिट होना, ठीक है, भारत का उधर जाना, ठीक है, टकरा कर हिमालयास बनना, सब देखा, दूर से देखता था, दूर दृष्टि थी इसकी, मडागास्कर में खड़े होकर ऊंचा होकर देख रहा था कि पहले ये यहाँ पर था, पहले ये यहाँ पर था। तो इससे पूछो तो बहुत पुरानी एक तरह से स्पीसी है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज अ की स्टोन स्पीसीज। There are 9 species of baobab tree, 2 native to the mainland Africa, 6 to the Madagascar. Mandu, Dhar district in the Madhya Pradesh is perhaps the only place in India where the baobab tree are found in abundance, with an estimate 1000 trees in the periphery of the Mandu town। Mandu town के अंदर ये बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। तो मंडू जो है, मंडू नाम का आदमी, उसको कभी भी खाने और पीने की टेंशन खत्म है उसकी, राइट। उसको प्यास लगती है, बाओबाब ट्री है उसके पास, खाना होता है उसको मंकी ब्रेड खा लेता है, इस तरह से हमें इसके अंदर याद रखना, राइट। तो चलो इसके ऊपर है ना, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये एक तरह से बहुत पुराना और ओल्डेस्ट एंजियोस्पर्म है, ऐसे इसके अंदर बोलते हैं, एंजियोस्पर्म मतलब जिसके अंदर फ्रूट्स और ये सब चीजें उगती हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब नेक्स्ट अपन करते हैं इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, है ना, ये चमगादड़ है, चमगादड़ है पर ये फॉक्स की तरह दिखता है, दिस इज ऑल्सो है। अच्छा अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, की स्टोन स्पीसीज पढ़ रहे हैं, की स्टोन स्पीसीज, इनपे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। इस बार शायद इसी बार इंडियन फ्लाइंग फॉक्स पे आया था क्वेश्चन, ये अपन ने पढ़ा भी था, इसके अंदर एनवायरमेंट के अंदर भी पढ़ा था, है ना, केतन के बैच वाले बच्चों ने, राइट। और ये मैंने आपको कहाँ पर कराया था, ये आपको करंट अफेयर्स में भी कराया था, राइट। तो देखो ये इतना ऐसा प्यारा सा बच्चा है, ये चमगादड़ है, इसको जूम करोगे ना तो ऐसा लगेगा, फॉक्स जैसा नहीं लग रहा है, लोमड़ी जैसे, लोमड़ी का बच्चा, तो इसलिए इसको फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, राइट। अब ये क्या करता है, अब आप यहाँ पर देखो, आपने कभी रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स पढ़ा हो, ठीक है, तो आपको पता है एक होता है स्टिग्मा और एक होता है स्टाइल, राइट। एक होता है मेल, है ना, इनके अंदर फ्लावर्स के अंदर भी अगर फ्लावर में देखो ना तो एक मेल होता है, राइट, और एक फीमेल होता है, राइट। मेल के अंदर एंथर होता है, एंथर जो होता है वो पोलन ग्रेन जनरेट करता है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन मतलब बहुत छोटे 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 जैसे दाने जैसे ग्रेन्स होते हैं, दैट इज नोन एज पोलन ग्रेन्स। जब ये जो पोलन ग्रेन्स होती है ये स्टाइल में चल जाती है, स्टाइल मतलब फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जब ये चल जाते हैं तो यहाँ पर फिर रिप्रोडक्शन हो जाता है, रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग जनरेट हो जाती है। जैसे मेल के अंदर मेल स्पर्म जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाता है, जैसे ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको अपन स्टाइल बोलते हैं तब होता है, दैट इज नोन एज कि उसके अंदर फिर रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट का रिप्रोडक्शन इस तरह से होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये तो सबको समझ में आता है, एंथर एंड स्टिग्मा, यस, राइट। अब यहाँ पर ऐसा समझो कि एक मान लो एक फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर में होता है, इसमें ये एक तरह से स्टाइल है, राइट, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स, और ये एक तरह से आप इससे समझो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पर पोलन ग्रेन्स कर रहे हैं पैदा, पर रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, पोलन ग्रेन्स तो कर रहे हैं पर ये पोलन ग्रेन्स जब तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नहीं जाएंगे जब तक एक तरह से रिप्रोडक्शन नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये कह रहा है यार इतने सारे पोलन ग्रेन मैंने प्रोड्यूस कर दिए पर इसके अंदर नहीं जा पा रहा, राइट। या फिर कोई दूसरा फ्लावर है, दूसरे फ्लावर का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही इस तरह का पोलन ग्रेन होते हैं तो ये इस तरह से झुक जाता है, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है इस तरह से झुक जाएगा और फिर पोलन ग्रेन इधर चल जाएंगे, पर कभी जैसे मान लो दूर है ये और ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो ये जो बैट होता है ना, ये बैट इस फूल को खाते हैं, बैट ये होता है ना, दैट इज फ्रूट वोरस, फ्रूट खाने वाले होते हैं, तो इसके अंदर जो फ्रूट आता है, राइट, इसको ये खाते हैं, और खाते हैं तो इसके मुंह पे पोलन ग्रेन्स भी लग जाएंगे थोड़े, है ना, फ्रूट को खाएंगे तो पोलन ग्रेन लग जाएंगे, राइट।
और पोलन ग्रेन लग जाएंगे तो फिर यहाँ पर आकर बैठेंगे तो ये पोलन ग्रेन इधर इधर चले जाएंगे। तो पोलन ग्रेन को एक तरह से एक जगह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में लाने का काम ये करते हैं फ्रूट बैट्स, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मतलब ऐसा समझो, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपन पढ़ेंगे। ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये पोलन ग्रेन्स बना रहा है, ठीक है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन जब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाएगा तभी जाकर रिप्रोडक्शन होगा, है ना, प्लांट के अंदर तभी जाकर रिप्रोडक्शन होगा। अब ये कैसे जाएगा कि यहाँ पर बैट आया, बैट इसको खा रहा था, इसके मुंह में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स भी लग गए, राइट, और फिर वो बैट आकर यहाँ पर खाने लग गया तो यहाँ पर पोलन ग्रेन इसने छोड़ दी, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर पोलन ग्रेन जाएंगे और इसके कारण रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अगर ये बैट नहीं होता तो फिर क्या होता, फिर ये कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता। और इस पोलन ग्रेन को, अब ये वाले पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर भी ये डाल देगा और उसके कारण भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो ऐसा जो काम करते हैं ना, ये एक एजेंट हो गए, है ना, ये एक एजेंट हो गए कि ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से पोलन्स को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डालने का काम ये एक एजेंट कर रहे हैं। दैट इज नोन एज पॉलिनेटर्स। इनको अपन पॉलिनेटर्स बोलते हैं, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बताया। इसकी पूरी साइंस अपन पढ़ेंगे, है ना, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर, ये अपन पढ़ेंगे जब अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन करने के बड़े काम के ये होते हैं, अगर ये नहीं होना तो पॉलिनेशन ना हो, और पॉलिनेशन ना हो तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पीसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इनका काम ही है, देखो ये फ्रूट फ्रूट खाते हैं, ये और कुछ नहीं खाते, इनको फ्रूट्स बहुत पसंद होते हैं, तो फ्रूट्स खा रहे हैं। अब खाने के चक्कर में इसका कोई इंटेंशन नहीं है कि मेरे को रिप्रोडक्शन करवाना है, मैंने एजेंट, मैंने पैसे खा रखे हैं किसी के, ठीक है, मेरे को किसी का रिप्रोडक्शन कराना है, इसका कुछ नहीं है। ये तो खा रहा था आराम से, ये एक बार मेल ऑर्गन की साइड चला गया तो उसके पोलन्स इसके चिपक गए, फिर जब फीमेल ऑर्गन की साइड जाकर खाने लग गया तो उसके जो थे पोलन्स उसके अंदर चले गए, राइट, फीमेल ऑर्गन्स के अंदर, और उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके कारण रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो ही इज जस्ट ए पॉलिनेटर। बट ये नहीं होता तो रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसने अनचाहे एक तरह से क्या करा, एक तरह से हेल्प कर दी रिप्रोडक्शन के अंदर, पर अगर ये नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर नहीं हो पाएगा। इसी तरह का बीज भी यही काम करती है, मधुमक्खियां। मधुमक्खियां इज ए वेरी गुड पॉलिनेटर। ऐसा बोला जाता है अगर सारी मधुमक्खियों को हटा दो ना धरती पे से तो 10 साल के अंदर पूरी धरती तबाह, खत्म धरती, क्योंकि पॉलिनेशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बहुत अच्छा सा बच्चा है, फ्रूट फ्रूट खाता है और फ्रूट खाते खाते इसको ऐसा हो जाता है इसके अंदर, राइट, ये क्या कर देता है, एक तरह से ट्रांसफर कर देता है, राइट। तो यहां पर देखो these bat acting as a keystone species knowing for their nectar and fruit eating habits, ठीक है, ये देखो, contribute significantly to pollination and seed dispersal, thereby playing a vital role in maintaining ecosystem health and the biodiversity, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसलिए इसे भोला सा आदमी है, ठीक है, भोला सा बच्चा है, देखो इसकी फोटो भी अगर आप देखोगे, और इसी फैशन में मैंने आपको 1.5 ईयर करंट अफेयर्स में पिछले साल पढ़ाया था, और ऐसा कैसा क्वेश्चन इसके अंदर से आ गया था, राइट, दिखाएंगे वो क्वेश्चन कौन सा था। लार्ज साइज एंड फॉक्स लाइक फेशियल फीचर्स इज देयर, यूजुअली डिस्प्लेज ए डार्क ब्राउन, ग्रे और ब्लैक बॉडी, ऑफन विद ए डिस्टिंक्ट येलोइश मेंटल, मेल आर जनरली लार्जर देन द फीमेल, राइट। इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं, राइट। अब ये न्यूज में इसलिए था बच्चों क्योंकि ये अब है ना, जाकर अगर मान लो, ठीक है, ये पॉलिनेशन कर रहा है, दैट इज फाइन, पर एक है ना बगीचे में एक फार्मर था, ठीक है, उसने बहुत सारे फ्रूट्स उगाए, राइट, फ्रूट्स उगाए थे, राइट, अब फ्रूट्स उगा रखे थे उसने बहुत सारे, इतने में ये बैट आया, बैट ने इस फ्रूट को खा लिया। अब ये तो बर्बाद हो गया, इसने सोचा फ्रूट्स को मैं बेचूंगा मार्केट में जाके, अब इसने देखा ये तो सारा खा गया। अब इसे नहीं समझ में आ रहा है कि इसने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिनेटर है, ये नहीं होगा तो फिर सिस्टम भी नहीं बन पाएगा, फ्रूट नहीं उग पाएंगे। बट इसने देखा कि यार मेरा तो नुकसान हो गया, ये सरकार के पास गया, सरकार ने बोला हाँ भाई तेरा तो नुकसान हो गया, तो सरकार ने इनको, फ्लाइंग फॉक्स को, एक तरह से वर्मिन की कैटेगरी के अंदर डालने की बात चल रही थी, राइट, वर्मिन की कैटेगरी के, वर्मिन मतलब देखते ही मार दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कुछ सजा नहीं देंगे, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा बगीचा इनको खराब कर दे रहे हैं। तो कई एरियाज के अंदर इनको क्या करते हैं, वर्मिन्स की तरह माना जाता है। वर्मिन्स का मतलब अगर आपने इसको मार दिया तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कुछ ऐसे होते हैं जो शेड्यूल 1 के अंदर होते हैं जिसको आप मार नहीं सकते, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर जिसको मारने से मारोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपके ऊपर सजा होगी। और बट कुछ ऐसे हैं जो कि वर्मिन्स की कैटेगरी में अगर आपने किसी को डाल दिया तो उसके ऊपर आपके कोई पनिशमेंट आपको नहीं मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या कर रहे थे, एक तरह से नीपा वायरस के फैलाने का काम भी ये कर रहे थे। तो केरला के अंदर उस वक्त नीपा वायरस फैल रहा था, तो बोला कि इनको वर्मिन की कैटेगरी के अंदर डाल देता है आराम से।
क्योंकि ये निपा वायरस की एक तरह से होस्ट थे, ठीक है, इसके अंदर निपा वायरस रहता था, तो एक जगह से दूसरी जगह वायरस को पहुंचाने का ये काम करते थे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसलिए इस ये न्यूज के अंदर चल रहा था, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स कंसिडर एज ए वर्मिन cause extensive damage to the fruit orchards, ठीक है, and are therefore considered pest in the many regions। अब ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए गए थे यूपीएससी के अंदर, इस बार के एग्जाम में होगा या फिर शायद पिछले बार के एग्जाम में होगा, ठीक है। तो ये तो क्या है, इसको पता नहीं रहता ना, ये तो पॉलिनेटर है, गुड पॉलिनेटर है, इसको नहीं पता, इसको कंसर्न नहीं है कि भाई मैं पॉलिनेशन, इसको तो फ्रूट खाने से काम है, जैसे उसको सिर्फ डैम बनाने से काम था, इसको सिर्फ फ्रूट खाने से काम है, इसको नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, एक तरह से रिप्रोडक्शन भी कर दे रहा है। तो लीस्ट कंसर्न के अंदर ये है, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स सेकंड के अंदर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल सेकंड में। अब ये तो रटने पड़ेंगे आपको थोड़ा, है ना, ये आईयूसीएन स्टेटस में किसी तरह से ट्रिक बना के आपको याद करवा दूंगा, ठीक है, बट बाकी आपको इसके अंदर रखने पड़ेंगे, राइट। चलो ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपन स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी, कई बच्चे थोड़े टेंशन में रहे सर साइंस एंड टेक कब होगा, राइट, तो हो जाएगा, सब टाइम पर हो जाएगा, जिसका जब टाइम आएगा, समय आएगा, तब हो जाएगा पूरा। तो सी इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, राइट। इंडियन फ्लैग फॉर फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल, आपने देखा बेचारा फ्रूट खाता हुआ आदमी, मतलब जानवर है, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो दिस इज इन न्यूज कि वर्मिन की कैटेगरी के अंदर उसको डाल दिया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो दैट्स व्हाई न्यूज में था, हमने पढ़ाया भी था, और वैसे का वैसे आ गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना, एक एक तरह से की स्टोन स्पीसी जो कि न्यूज में है, तो बड़ा ये क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे यूपीएससी के लिए, राइट। तो हो सकता है कल को सी ऑर्डर पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, पर इनमें से आते हैं क्वेश्चन, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्लीज बिलीव मी, ठीक है। पिछली बार कई क्वेश्चंस जो हैं 1.5 में से भी आए थे, और पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का, आप लोग को मैंने कल भी बोला था, इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर जो था अपने नोट्स के अंदर से आया था, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बिना नोट्स के अंदर ना हो, राइट। इसी तरह से इस बार भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, पिछली बार बहुत रिसर्च करके मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी ऑफलाइन बैच के अंदर, राइट, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं जैसे ऑफलाइन की, तो और 7 दिन का मैंने एक कोर्स लिया था वहां पर ऑफलाइन के अंदर, राइट, है ना, जिसके अंदर मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाया था, और उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन उस वक्त पूछे गए थे, है ना। तो डोंट वरी, मतलब आपको सबको समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है, बस कि आपको मेहनत बहुत करनी है, आपको फेथ रखना होगा और मेहनत करनी होगी, फेथ जब तक नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं कर सकता मैं, अगर आप टीचर पे डाउट करने लग जाओगे तो फिर दिक्कत है। आप सबको ये फेथ होना चाहिए कि आई एम वर्किंग फॉर यू, राइट, मैं आपकी एक तरह से सेवा के अंदर समर्पित होकर काम कर रहा हूँ, राइट। तो आपको भी उस तरह का मेरा एक तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, उस तरह का रेस्पेक्ट आपको दिखाना पड़ेगा, राइट। और इस बैच में सच में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और देखना इस बार इस मेहनत का अपन को सफलता भी इसके अंदर मिलेगी, बट आप लोगों का एफर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंडिकेटर स्पीसीज। कीटोन स्पीसीज पढ़ने के बाद हम इंडिकेटर स्पीसीज पढ़ रहे हैं। इंडिकेटर स्पीसीज कौन सी होती है, जो कि कुछ इंडिकेट कर रही है, ठीक है, अगर वो स्पीसी दिख रही है, इसका मतलब आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं, जैसे मान लो कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है ना, वहां पर आ जाती है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा वाटर जब पॉल्यूट हो जाता है, बहुत ज्यादा वाटर के अंदर पॉल्यूशन आ जाता है, तो छोटी छोटी सी लट टाइप के बहुत सारी स्पीसीज हो जाती है जनरेट। तो अपन पानी देखते हैं तो अपन कहते हैं अरे भाई ये पानी गंदा है, मतलब उस स्पीसी ने इंडिकेट कर दिया कि ये पानी जो है दैट इज नॉट राइट, ये पानी जो है वो गंदा है, राइट। तो कुछ वॉर्म्स अगर मान लो पानी के अंदर कीड़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा पानी गंदा है, राइट। इसी तरह से जब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है तो कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो छोड़ देती हैं देश, ठीक है, कि भैया यहाँ पर हमको नहीं रहना, यहाँ पे बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन में हम नहीं रह सकते भाई, हमारा दम घुटता है, ठीक है, जैसे लाइकन्स है, दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर द एयर पॉल्यूशन, जहाँ एयर पॉल्यूशन होता है वहां वो नहीं दिखते, तो अगर लाइकन्स दिखना बंद हो गए तो इसका मतलब क्या है, देयर इज ए एयर पॉल्यूशन इन द सिस्टम, तो आपको समझ में कि एयर जो है वो पॉल्यूट है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो बहुत सारे जैसे कोरल्स होते हैं, कोरल्स अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, कोरल्स आर वेरी सेंसिटिव, तो थोड़ा सा सी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर वो कोरल्स एक तरह से क्या होता है, कोरल्स की ब्लीचिंग हो जाती है, राइट, कोरल्स छोड़कर चले जाते हैं, वो अपनी जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसको छोड़कर चले जाते हैं,
एल्गाई से जो सिम्बायोटिक जूजेंथली एल्गाई से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है तो उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको अपन कोरल ब्लीचिंग, अगर कोरल ब्लीचिंग अगर आपको कहीं दिख रही है तो मतलब टेम्परेचर जो है सी का इंक्रीज हो रहा है। हमें नहीं पता चलेगा, हमें तो वही ठंडा लगेगा, पानी बड़ा ठंडा है। उनको पता लग गया, उनको थोड़ा सा भी सेंसिटिव होता है वो तो उस तरह से है ना। तो अगर पानी गंदा है तो उसमें कीड़े दिखने लग जाएंगे, तो कीड़े क्या दिख रहे हैं, अगर कीड़े दिख रहे हैं तो मतलब पानी गंदा है, वो इंडिकेट कर रहे हैं समथिंग। तो दिस स्पीसीज आर नोन एज व्हाट, दिस स्पीसीज आर नोन एज इंडिकेटर स्पीसीज, इन स्पीसीज को अपन इंडिकेटर स्पीसीज कहेंगे, राइट। तो इंडिकेटेड स्पीसीज ऑर्गेनिज्म ऑफन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द प्लांट्स that serve as a measure of the environmental condition that existed in a given local area, राइट। एक लोकल एरिया में किस तरह का एनवायरमेंट कंडीशन है, दे आर द नेचुरल मॉनिटर्स, ये नेचुरल मॉनिटर्स हैं इकोसिस्टम, जिसके अंदर साइंटिस्ट को समझ में आ रहा है कि भाई देयर इज ए क्लाइमेट चेंज, जैसे सी वाटर अगर बहुत सारे कोरल ब्लीचिंग हो रही है तो मतलब सी टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, है ना। दे आर वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर। कोरल्स के बारे में जानते होंगे, राइट, कोरल्स को भी अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, डोंट वरी, हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हेल्पिंग साइंटिस्ट अंडरस्टैंड चेंज इन द एनवायरमेंट सच एज पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अभी रुको, इसको क्वेश्चंस को बाद में करना, पहले और पढ़ लेते हैं। तो इनके अगर हम देखें तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। दे आर वेरी सेंसिटिव टू एनवायरमेंट चेंज, जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है ये निकल लेते हैं, भैया हमसे नहीं रहा जाएगा। कोरल्स बोलेगा भाई इस टेम्परेचर में मैं तो नहीं रह सकता, जूजेंथली सॉरी यार, एल्गाई को छोड़ के चला जाता है। तो इंडिकेटर स्पीसीज क्विकली respond quickly to the alteration in their habitat such as pollution, climate change, habitat destruction, तो निकल लेगा। For example, disappearance or abundance of an indicator species signals change in the environmental condition. Localized presence, localized presence मतलब क्या है, often closely tied to the specific ecological condition, making them excellent tools for the accessing localized environment health. हमको पता चल जाता है कि भैया यहाँ पर इसके एनवायरमेंट इजी टू मॉनिटर, हम देख सकते हैं इसको, मेजर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं ओवर द टाइम। जैसे मे फ्लाइज एंड कैडिस फ्लाई, राइट, फाउंड इन द फ्रेश वाटर सिस्टम, ये मे फ्लाइज जो है फ्रेश वाटर सिस्टम में पाई जाती हैं। देयर प्रेजेंस इंडिकेट, अगर ये दिख गई तुमको तो मतलब पानी बड़ा साफ है, पी लो भाई, है ना। मे फ्लाई अगर दिख गई ना तो मतलब पानी बड़ा साफ है, पी सकते हैं अपन, राइट। देयर एब्सेंस सजेस्ट, अगर ये नहीं है तो मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। अब ऑक्सीजन की कमी है, पानी है, तुम नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते, पर अगर मे फ्लाई नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की कमी, राइट। तो आप यहाँ पर देखो इसको, ये पॉल्यूशन का है कि वाटर पॉल्यूशन, इसके अंदर वाटर पॉल्यूशन इसको भी कहते हैं कि जब वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, देन आल्सो इट इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। वो अपन पढ़ेंगे जब आगे चलकर अपन पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो पॉल्यूशन लेवल यहाँ पे कम है, तो कम है तो मे फ्लाई यहाँ पर है, तो आप पानी को पियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर पॉल्यूशन लेवल हाई जैसे होगा तो यहाँ पे इस तरह के वॉर्म्स आने लगे हैं, टू बी फैक्स जो है वो वॉर्म है, ये एक इंडिकेटर स्पीसीज का मतलब कि पानी बड़ा खराब है भाई, ठीक है। हॉगलोस जब आ जाएगा, हॉगलोस एक इंडिकेटर स्पीसीज है जो कहेगा कि पानी थोड़ा थोड़ा खराब है भाई, पीना मत। पर फ्रेश वाटर श्रिम्प, हाँ ठीक है तुम पी सकते हो पानी को। ड्रैगन फ्लाई नेम लो पॉन्ड, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो यहाँ पर देखो पॉल्यूशन लेवल के हिसाब से यहाँ पर आप देख रहे हैं, अरे मेफ्लाई है और मेफ्लाई क्या हाल है, बोले बढ़िया, चल थोड़ा पानी पिला, आप कर सकते हो। पर आप इस तरह से टू बी फैक्ट से नहीं बोल सकते, टू बी फैक्ट्स को तो देखकर आपको भागना पड़ेगा, उसको हाई हेलो नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो दिस आर द इंडिकेटर स्पीसीज, दे आर इंडिकेटिंग दैट पानी सही है कि खराब है, नेचुरल पॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है, इस तरह से ये देखते हैं, राइट। तो अब आप इसके अंदर और कुछ भी है इसमें, हाँ, ये देखिए जैसे एग्जांपल है लाइकन्स का, लाइकन्स आर वेरी हाईली सेंसिटिव टू द एयर पॉल्यूशन, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड, देयर एब्सेंस इन द अर्बन और द इंडस्ट्रियल एरिया इंडिकेट्स पुअर एयर क्वालिटी। लाइकन्स अगर आपको दिख नहीं रहे तो मतलब गड़बड़ है कुछ। लाइकन्स क्या होता है, आगे चलकर सिम्बायोसिस रिलेशन जो होते हैं, म्यूचुअलिज्म, उसके अंदर पढ़ेंगे। एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग है और सेलेमेंडर्स है, राइट, दे परमेबल स्किन एंड ड्यूअल लाइफ इन द वाटर एंड द लैंड, क्योंकि एम्फीबियन है ना, लैंड पे भी रहता है वाटर में, मेक देम सेंसिटिव टू द वाटर पॉल्यूशन एंड हैबिटेट चेंज, बड़ा सेंसिटिव होता है। डिक्लाइन इन एम्फीबियन पॉपुलेशन मतलब कि इकोसिस्टम स्ट्रेस के अंदर है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। मे फ्लाई लार्वे दे रिक्वायर क्लीन ऑक्सीजन, है ना। इसी तरह से डॉल्फिन, डॉल्फिन जिस पानी में होती है इसका मतलब पानी जो है दैट इज फ्रेश वाटर। तो कुछ स्पीसीज जो होती है फ्रेश वाटर में रहनी चाहिए, कुछ स्पीसीज जहाँ पे पॉल्यूशन कम है वहीं रहना है, कुछ स्पीसीज जहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है, वाटर पॉल्यूशन ज्यादा है, जैसे टू बी फैक्स, कोरल्स का टेम्परेचर, अगर कोरल्स का ब्लीचिंग हो गया तो कोरल्स का ब्लीचिंग होने का मतलब ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, इसका मतलब सी टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, ये इंडिकेट कर रहे हैं, दिस आर इंडिकेटर स्पीसीज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब जल्दी फटाफट आपको ये क्वेश्चंस करने, फिर अपन आगे का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब क्लास आपके ऑफ कर देंगे। फटाफट करिए प्लीज, 9 बजे का मेरे पास भी अल्टीमेटम रहता है कि 9 बजे तक नीचे आ जाना है आपको।
अपन इस क्लास को थोड़े दिनों पहले बाद है ना 7:30 पे कर लेंगे, थोड़े दिनों बाद, एक बार आप एडजस्ट हो जाए फिर उसको। तो इंडिकेटर स्पीसीज आर यूज्ड टू एक्सेस द हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम, दैट इज करेक्ट। इंडिकेटर स्पीसीज रेस्पॉन्ड रैपिडली एंड मेजरेबली टू एनवायरमेंटल चेंजेस। देखिए बच्चों, वैसे तो आपको कोई डाउट नहीं आएंगे इन सब चीजों में, पर डाउट आए तो घर लेकर मत जाइएगा, पूछ लीजिएगा। यहाँ पर नहीं पूछ पा रहे तो मेरे को व्हाट्सअप करके पूछेगा, पर प्लीज डाउट्स के साथ अपन को जीवन नहीं रखना है, नहीं तो डाउट मल्टीपल टाइम्स बड़े होते रहते हैं और फिर एग्जाम में तुम्हारा हो सकता है कि उसके कारण ही आपके मार्क्स कम रह जाए, राइट। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन द फर्स्ट, दैट इज करेक्ट, है ना। ये करो जल्दी से 21st। देखो इसमें लाइकन्स होंगे, एम्फीबियंस होंगे, अर्थवॉर्म्स होंगे, ठीक है। एपेक्स प्रेडेटर्स विल नॉट बी देयर, तो ओनली 3 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। ये सारे के सारे इंडिकेटर स्पीसीज है, राइट। ये की स्टोन स्पीसीज है बट इंडिकेटर स्पीसी नहीं है, राइट। 20 सेकंड करें। जल्दी करना है पर गलत नहीं करना तुषार। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिकेटर ऑलवेज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूशन, नहीं, एब्सेंस ऑफ पॉल्यूशन मे फ्लाई, ये भी दिखाता है ना एब्सेंस ऑफ पॉल्यूशन, तो दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिकेटर स्पीसीज में इंडिकेट हमको लगता है कि भाई पॉल्यूशन दिखाने के काम ही आते हैं, में इंडिकेट एदर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और इंप्रूवमेंट, यस, डिग्रेडेशन या फिर इंप्रूवमेंट ये दिखाता है, राइट। ठीक है, इजी है ये भी, राइट, जल्दी से कर लें। 23rd का बी ओनली टू, है ना। लाइकन्स, एम्फीबियंस, कोरल रीफ्स, कोरल रीफ सॉइल फर्टिलिटी कहां से दिखाएगा, राइट। तो 1 and 2 विल बी द राइट आंसर, है ना। कोरल रीफ्स वाला नहीं है सही, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं दैट इज नोन ए नीश। नीश एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कोई भी उसको ढंग से समझाता नहीं है क्लासेस के अंदर ना। आपने नीश सुना होगा, 4-5 बार पढ़ लिया होगा नीश वाला, पर आपको ही समझ में नहीं आएगा। तो नीश है ना, एक तरह से क्या है, आप ये समझो कि जैसे मेरा एक काम है सिस्टम के अंदर, है ना, जैसे मेरा काम है पढ़ाना, राइट, टीचिंग इज माय मेन जॉब, ठीक है। तो मेरा जो नीश होगा ना दैट इज टीचिंग, ठीक है। जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, राइट, तो मैं फ्रेंड से बोल रहा था कि यार मेरे को है ना, मतलब टीचिंग वाला चीज मैं कर लूंगा, ठीक है, मेरे को उसके अंदर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। टीचिंग मतलब मैं कैसे भी कर सकता हूँ, राइट, एक बार पढ़ के मैं पढ़ा सकता हूँ बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी हार्ड कॉन्सेप्ट हो, और बच्चों को समझ में भी आता है, सारे बच्चे अप्रिशिएट भी कर लेंगे। बट मेरे को ना इंस्टीट्यूट में जाना, वहाँ के मैनेजमेंट से डील करना, ये सब चीजें मेरे को नहीं आता। और आई फील वेरी क्रीपी, जब भी कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ ना, मेरे को एक अलग सा प्रेशर रहता है कि इतना टाइम लिमिट में कराना है, ये करना है, वो करना है, ये सब चीजें, इतने घंटे में पढ़ाना है, ये सब ना बहुत ही, मतलब मेरा वो रूप नहीं आ पाता टीचिंग वाला, है ना। मैं ये बोल रहा था, तो वो बोल रहा था यार तेरा नीश जो है ना वो तो स्ट्रांग है, नीश मतलब जो तेरी टीचिंग एबिलिटी है वो तो स्ट्रांग है, बट बाकी की जो पेरीफेरी चीजें हैं वो स्ट्रांग नहीं है, राइट। तो नीश का मतलब मेन जॉब जो होता है ना दैट इज नोन एज नीश। अगर हम ऐसे बोले कि भाई हमारा नीश जो है, मतलब मेन जो चीज है मेरे अंदर, मेन क्वालिटी है, दैट इज फाइन, बट बाकी की चीजें फाइन नहीं है, राइट, तो उसको अपन नीश बोलते हैं, है ना, जनरल लैंग्वेज। अब इस प्रकृति ने ना सबको, सारे जानवरों को कुछ काम दिया है, कुछ फंक्शनल रोल दे रखा है। जैसे आप किसी जॉब के अंदर जाओ, तो जॉब के अंदर आप जाते ही ऐसे पूछोगे साहब मेरा काम क्या है, तो काम आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बताएगा, ये आपका काम है। इसी तरह से इस प्रकृति ने इस नेचर ने सबको एक फंक्शनल रोल दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, कि आपका ये रोल है, राइट। बट ये इतना इजी नहीं है, रोल है, और रोल के साथ साथ कि, है ना, अभी तो ये समझो ये रोल है, राइट। ये आपके रिसोर्सेज है, ये प्रकृति ने दे रखा है ना। जैसे ए को प्रकृति ने बोल रखा है ये तेरा रिसोर्सेज है भाई, ये तेरा हैबिटाट है, यहाँ पर तेरे को रहना है, ऐसे तेरे को बिहेव करना है, और ऐसा तेरे को दूसरी स्पीसीज के साथ तेरा रिलेशन होगा, राइट। मतलब एक काम पर्टिकुलर, एक जानवर को एक पर्टिकुलर नीश बनाकर उसने दे रखा है। अगर ये जानवर अपना नीश फॉलो ना करे तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ में आ रहा है। अब इसको धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रकृति ये नेचर है, नेचर मान, राइट। और नेचर कह रही है डियर टाइगर आई एम गिविंग यू ए जॉब, मैं तुमको एक जॉब दे रही हूँ, डियर को खा जाओ, जाओ हिरन, हिरन को खा जाओ, है ना, शेर हिरन को खा जाओ। ये गया भाई हिरन को खा गया। अब इसका एक काम है, ये इसका जॉब है,
ठीक है, और अब ये अपनी जॉब को पूरा फुलफिल करे, इसलिए प्रकृति ने इसके अंदर एक भूख जगा दी हिरन खाने की। जैसे हम तो इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाकर, है ना, अपना रेज्यूम वेज्यूम दे सकते हैं, ये तो नहीं दे सकते। इसको तो, इसको डियर दिखा एकदम से इसको भूख लग गई, ऐसा प्रकृति ने इसके अंदर सिस्टम डाल दिया। ठीक है, तो इसको खाना ही पड़ेगा उसको, राइट, डियर को। अब ये डियर को खाएगा ना तो डियर की पॉपुलेशन चेक रहेगी, अदरवाइज हमारे घरों में डियर रहता, अब यहाँ पे डियर बैठ के यहाँ पर पड़ रहा होता, कुछ नहीं कर सकते थे हम। कितने डियरों को मारते हैं, हमको एक दो डियर पालने पड़ते। ये भाई ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, और प्रकृति ने इसको काम दे रखा है। ऐसे बहुत सारे काम प्रकृति ने इसके अंदर दे रखे हैं। तो प्रकृति ने कह रखा है कि तेरा जॉब है इसके अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर तेरा एक जॉब है कि यू हैव टू ईट द डियर, जहां डियर दिखे वहां खा जा। ठीक है, तो नीश एक तरह से फंक्शन है दैट ए पर्टिकुलर स्पीसी हैज टू परफॉर्म इन हिज हैबिटाट, उसके हैबिटाट में उसको परफॉर्म करना है, उसका जॉब है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन। टाइगर बोले मैडम मेरे को क्या करना है काम, तो तेरे को ये काम करना है, तेरे को एक तो डियर को खाना है, एक तेरे को इस एरिया में ही रहना है, इस एरिया से बाहर नहीं जाना है, राइट, ये पर्टिकुलर एरिया तेरे लिए बना दिया मैंने, दूसरे एरिया में मत जाना, है ना। एक पर्टिकुलर इसका हैबिटाट, हर एनिमल का एक हैबिटाट होता है ना, हर जगह थोड़ा ना रहेगा एनिमल। ठीक है, तो इसका एक हैबिटाट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इसे एनवायरमेंटल कंडीशन, पोलर पोल्स पे जाके थोड़ा ना रहेगा, इसका भी एक लॉजिक है ना। टाइगर यहाँ पर ही क्यों रह पा रहा है, प्रकृति ने बड़ा सेटिंग करके सब कुछ बनाया भाई, ऐसा ही नहीं बनाया, रैंडम वर्ल्ड नहीं बनाया है ना। जैसे लेबनिट्स बोलते हैं कि ये वर्ल्ड जो है दैट इज व्हाट, एक वर्ल्ड जो है दैट इज वेरी रेशनल, है ना, पढ़ा था ना अपन, ये बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड है। वैसे ही प्रकृति ने इसको काम दे रखा है, जॉब दे रखा है, दैट जॉब इज नोन एज नीश। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द फंक्शन दैट ए स्पीसीज परफॉर्म इन इट्स हैबिटाट। इन अदर वर्ड्स ए नीश कैन बी कंसिडर्ड एज द ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पीसीज, राइट। इसका जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीसीज विद इन द इकोसिस्टम, क्या काम आपको करना है, प्रकृति ने क्या काम आपको दे रखा है। जैसे आपका बॉस आपको काम देता है, वैसे प्रकृति ने आपको एक पर्टिकुलर काम दे रखा है, काम आपको परफॉर्म करना पड़ेगा बाय अंडरस्टैंडिंग द नीश ऑफ द स्पीसीज। अब हमको अगर ये समझ में आ जाए कि यार इस प्रकृति ने इसको क्या क्या काम दे रखा है, ठीक है, तो हम एक तरह से, एक यही तो इकोलॉजी है, यही जानना तो इकोलॉजी है जो कल मैंने आपको बताया था। तो हम उसका इकोसिस्टम को बेटर प्रिडिक्ट कर पाएंगे ना, किस तरह का ये सिस्टम क्रिएट करेगा अपने आसपास, और किस तरह का सिस्टम इसको चाहिए। इसके नीश हमको पता चल जाए, इसके काम पता चल जाए, और किसी इंसान का काम आपको पता चल जाए तो उसको आप अच्छे से डील कर पाओगे ना। तो ये साइंटिस्ट जो होंगे, इकोलॉजिस्ट जो होगा, कैन बेटर प्रिडिक्ट हाउ इकोसिस्टम फंक्शंस एंड हाउ माइट दे रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट चेंज, अगर उसको उसके नीश स्पीसीज की समझ आ जाए उस इकोसिस्टम की। तो टाइगर का नीश ये है कि भाई देखो हर्बीवोरस जहां दिखे वहां खा जाना, अदरवाइज हर्बीवोरस इतने हो जाएंगे कि घरों में फिर हमको डियर पालने पड़ जाएंगे, राइट। तो नीश ऑफ द टाइगर इज दैट ऑफ एन एपेक्स प्रेडेटर that hunts large herbivores, regulate prey population and maintain forest ecosystem stability through top down control। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे एक मधुमक्खी है, उसका भी एक नीश दे रखा है, पर्टिकुलर नीश दे रखा है प्रकृति ने। मधुमक्खी से बोल रखा है तू फूलों के ऊपर मंडराया कर, और फूलों से तू नेक्टर कलेक्ट करा कर, जूस निकाला कर उनका फ्लावर से। और इस प्रोसेस में क्या करेगा तू, जब जैसे फ्लावर के जूस को तुम सक कर रहे होगे तो बहुत सारे पोलन गेंस तुम्हारे लग जाएंगे, तो जब फीमेल की साइड जाओगे तो पॉलिनेशन कर दो, और इससे फ्लावर का रिप्रोडक्शन हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तुम्हारा काम है, बी इसका काम ये है, हनी बी का। आपको लगता होगा हनी बी का काम शायद इकट्ठा करना है, नहीं, इसका पॉलिनेशन काम करना है। शायद तो वो इकट्ठा करने के पॉलिनेशन के प्रोसेस के बीच में उसको शायद इकट्ठा करना पड़ जाता है, तो उसको उसने शायद में लगा दिया। वो सोचिए, अभी मधुमक्खी को भी नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, मधुमक्खी को पता है कि मैं तो शायद इकट्ठा कर रही हूँ। इसका नीश ये है, समझ में आ रहा। अब नीश को हम वेरियस टाइप से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नीश के अंदर बहुत सारी चीजें और होती हैं, सिर्फ काम से कुछ नहीं होगा, और भी चीजें होंगी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ये लॉयन है, प्रकृति ने लॉयन को भी वही काम दे रखा है जो टाइगर को दे रखा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसने प्रकृति ने कहा डियर लॉयन गिविंग यू अ जॉब, डियर को खा जाओ। अब टाइगर आके बोलेगा मैडम ये क्या कर दिया हमने, मैडम आप मेरे से भी बोल दिए डियर को खा जाओ, उसको भी बोल दिए डियर को खा जाओ, मैडम गड़बड़ हो जाएगी। क्या मैडम हमारे बीच में कंपटीशन कर दिया आपने, अब या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। क्यों, मैं डियर को खाऊंगा, ये भी डियर को खाएगा, डियर खत्म हो जाएंगे, इतने तो डियर ही नहीं है मैडम। ऐसा तो हम दोनों ही मर जाएंगे एक दिन, दोनों के पास डियर नहीं होंगे, बेचारे भूख से मर गए। तो प्रकृति ने कहा हम इतनी मूर्ख नहीं है भाई, हमने कंपटीशन आपके अंदर करा, आपको एक एक नीश हमने सेम दिया है,
पर दूसरा नीश आपका चेंज कर दिया। क्या नीश चेंज कर दिया कि भाई देखो, लॉयंस जो होंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के अंदर रहेंगे, और जो अपना ये होंगे टाइगर्स होंगे वो एशिया के अंदर पाए जाएंगे। दोनों की जगह अलग अलग कर दी ना, यहाँ के तू खा ले डियर, यहाँ के तू खा ले डियर। तो ये भी एक तरह से क्या है, हैबिटाट नीश है। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट हैबिटाट नीश, कि आपको एक हमने काम करने के लिए जगह भी दी, यही आपकी जगह है पर्टिकुलरली, ये आपका नीश, राइट। तो लॉयंस जो होते हैं वो अफ्रीका के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम देखेंगे टाइगर जो होते हैं वो एशिया के अंदर मिलते हैं। तो इनका हैबिटाट जो है ना दैट इज डिफरेंट। टाइगर्स जो होते हैं मेनली फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं, मैनग्रोव्स के अंदर, ग्रासलैंड्स के अंदर, यहाँ पर मिलते हैं। लॉयन जो होते हैं वो ओपन सवानास के अंदर, ग्रासलैंड्स के अंदर, वहां पर रहता है, जहां पे ग्रासलैंड कम होती है वहां पर रहता है। लॉयन को घना जंगल नहीं चाहिए, घने जंगल में लॉयन पागल हो जाएगा, बोले मैं जंगल का राजा हूं और मेरे को घने जंगल के अंदर ऐसे कैद करके रख रखा है इतने जंगल में। उसको ओपन सवानास, ओपन ग्रासलैंड ऐसा चाहिए लॉयन को। टाइगर को क्या चाहिए, टाइगर को अब ये चाहिए क्यों, क्योंकि ये दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है, राइट। तो दोनों क्योंकि एक साथ ना रहे इसलिए इनको इस तरह का दिया है, इनका नीश इस तरह से, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर किसी का ना एग्जैक्टली नीश सेम हो ना, एग्जैक्टली सेम, रह भी एक जगह रहा है, काम भी एक वही कर रहा है, ये भी एक कर रहा है, तो दोनों स्पीसीज बढ़ जाएंगे। दो स्पीसीज का एक एक तरह का नीश होगा ना, दोनों स्पीसीज मर जाएंगे। तो ये बोल रही है, प्रकृति बोल रही है मैं पागल नहीं हूं, लॉयन एंड टाइगर बोथ लिव इन द फॉरेस्ट एंड हंट लार्ज प्रे, सो दे हैव सिमिलर नीश बट यूजुअली दे लिव इन द डिफरेंट एरियाज। ये इस तरह से होता है, इसका फॉरेस्ट थोड़ा सा खुला खुला सा होता है ना, ये थोड़े से घने फॉरेस्ट के अंदर रहता है। इफ दे वर इन द सेम हैबिटेट वन वुड आउट कम्पीट द अदर। तो इसलिए आप देखिए नीश के अंदर रिसोर्सेज एट यूज ये भी आता है। देखो, नीश रेफर्स टू द स्पेसिफिक रोल और द फंक्शन इज species perform within its habitat. It encompasses all the aspect of the species interaction with the ecosystem, including resources it use such as food, water, shelter, habitat requirements, specific environment condition need to the survive, है ना। दोनों के अलग conditions के अंदर दोनों रहते हैं। Behavior, acting, activities like foraging, nesting, reproductions, इन सब का एक मिलाकर एक नीश बनता है ना। अगर एक दो स्पीसीज का सेम नीश होगा, एग्जैक्टली सेम नीश होगा, तो वो दोनों स्पीसीज मर जाएंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। रिसोर्सेज भी एक है, हैबिटेट रिक्वायरमेंट भी एक है, बिहेवियर भी एक जैसा है। अब इनका टाइगर और लायन का बिहेवियर अलग होता है। टाइगर इंडिविजुअल निकलता है, ऐसा होता है शेर अकेला निकलता है, गीदड़ झुंड में निकलते हैं, गलत है। शेर की जगह टाइगर बोलना चाहिए। शेर तो अपने प्राइड, प्राइड मतलब उसकी फैमिली जो होती है, तो उसके साथ शिकार करता है। जो टाइगर होता है ना वो अकेला निकलता है। तो आज से बोला टाइगर तो अकेले निकलते हैं, समझ में आ रहा है? भीड़ में तो शेर निकलते हैं, समझ में आ रहा है? इस तरह का होना चाहिए। तो इसका तरीका अलग है, इनका बिहेवियर अलग है, इनकी हंटिंग स्ट्रेटेजी अलग है। कि लॉयन तो ओपन खुले में शिकार करता है, लॉयन ऐसे बोलते हैं ना, दैट इज करेक्ट, खुले में शिकार करता है। टाइगर का तो नहीं बोलते टाइगर खुले में शिकार करता है, क्योंकि टाइगर नहीं करता है खुले में शिकार, उसको डेंस वेजिटेशन चाहिए शिकार करने के लिए। खुले में होगा टाइगर नहीं करेगा, टाइगर कहेगा भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगा अभी। समझ में आ रहा है? तो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, दैट इज नीश। अब ये पॉइंट आपको इसके अंदर क्लियर होना चाहिए कि नीश, अगर इफ टू स्पीसीज हैविंग एग्जैक्टली द सेम नीश इन द सेम हैबिटेट, वन विल इवेंचुअली बी एलिमिनेटेड, मरना होगा किसी को, और उसका तो दोनों मर जाए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक का अपन रखते हैं, ये मैं आपको नोट्स दे देता हूँ, अभी आप नोट्स पढ़ लेना, रात को सोने से पहले एक बार नोट्स पढ़ना है, ठीक है। और शीट्स मैं आपको प्रिपेयर करके दे दूंगा। कल का आपका ऑफ रहेगा ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, बोथ क्लासेस, मॉर्निंग और इवनिंग का, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।